नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। आज का यह एपिसोड किसी अहम बहस के लिए नहीं है। आज फोर्थ पॉइंट उस कड़वे सच का पन्ना खोलने जा रहा है जिस पर पिछले 78 सालों से इस देश के मठाधीशों ने पर्दा डाल रखा था। आज सोच की उस बंद खिड़की को तोड़ना जरूरी है जिसके पीछे इस देश की संप्रभुता को गिरवी रखा गया। सवाल सीधे हैं और तीखे हैं। क्या 15 अगस्त 1947 को जो आजादी हमें मिली वह सिर्फ एक छलावा थी? क्या सिर्फ गोरे अंग्रेज देश छोड़कर गए थे और सत्ता की चाबी उन काले अंग्रेजों को सौंप गए थे जिन्होंने 2014 तक इस देश की आत्मा पर राज किया? क्यों 1860 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले द्वारा लिखे गए गुलामी के कानूनों को बदलने में देश को 7 दशक से ज्यादा का समय लग गया? क्या कांग्रेस की सरकारों में बैठी वह अंग्रेजी मानसिकता थी जिस भारतीय संस्कृति और न्याय व्यवस्था से नफरत थी? और सबसे बड़ा फोर्थ पॉइंट जिस पर आज तक किसी की सोच नहीं गई। आज हम उस काले सच को बेनकाब करेंगे जिन गद्दारों ने अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। अंग्रेजों के मुखबिर बने उनके परिवार आज भी इस आजाद भारत में मलाई कैसे काट रहे हैं? लगातार बनी रही हमारे साथ क्योंकि आज इतिहास के पन्नों से वो धूल हटेगी जिससे लुटियंस दिल्ली की बुनियाद हिल जाएगी। शुरुआत करते हैं देश की न्याय व्यवस्था में हुए सबसे बड़े ऐतिहासिक बदलाव से। साल 2023 में संसद ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मंजूरी दी जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। इन्होंने अंग्रेजों के जमाने के इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को उखाड़ फेंका। आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने ये बदलाव क्यों की? क्या यह सिर्फ नाम बदलने की राजनीति थी या फिर इसके पीछे सदियों पुरानी गुलामी की मानसिकता को कुचलने का संकल्प था? अमित शाह ने संसद के पटल पर छाती ठोक कर कहा था कि अंग्रेजों के बनाए कानूनों का उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि सजा देना और ब्रिटिश राज की रक्षा करना था। आईपीसी को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर कोई भारतीय अपनी आजादी की मांग करे तो उसे देशद्रोही घोषित कर जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए। सोचिए, आजाद भारत में भी 2024 की शुरुआत तक हम उसी कानून के तहत अदालत में न्याय की भीख मांग रहे थे जिसे हमें गुलाम बनाए रखने के लिए लिखा गया था। अमित शाह ने इस बदलाव के जरिए अंग्रेजी मानसिकता और कांग्रेसी तुष्टीकरण की मानसिकता पर सर्जिकल स्ट्राइक की। कांग्रेस की सरकारों ने इन कानूनों को क्यों नहीं बदला? क्योंकि उन्हें ये सूट करता था। उन्हें जनता पर हुकूमत करनी थी, न्याय नहीं देना था। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह जैसे दमनकारी कानून को खत्म करके देशद्रोह को परिभाषित किया गया है। अब सरकार का विरोध करना अपराध नहीं है लेकिन देश के खिलाफ खड़े होना बख्शा नहीं जाएगा। अब आते हैं उस चुभते हुए सवाल पर जिससे कांग्रेस पार्टी हमेशा बचती आई है। आखिर 1947 से लेकर 2014 तक लगभग 60 सालों तक देश पर राज करने वाले कांग्रेसी सरकारों ने इन ब्रिटिश कानूनों को हाथ क्यों नहीं लगाया? क्या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी खुद अंग्रेजियत की मानसिकता से ग्रस्त थे? इतिहास के दस्तावेज गवाह हैं। जवाहरलाल नेहरू ने खुद एक बार हैरो और कैम्ब्रिज की अपनी पढ़ाई का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं संस्कृति से अंग्रेज हूँ, जन्म से मुसलमान हूँ और केवल संयोग से हिंदू। जिस प्रधानमंत्री की सोच की जड़ें लंदन की गलियों में हों, क्या वो कभी भारत की प्राचीन न्याय परंपरा को पुनर्जीवित करने की सोच भी सकता है? नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व लुटियंस की उस एलीट क्लास से आता था जिसके लिए हिंदी बोलना हीन भावना थी और अंग्रेजी संस्कृति का अनुकरण करना बड़कपन। इनके लिए सत्ता हस्तांतरण सिर्फ गोरों के हाथ से सत्ता लेकर खुद के हाथ में सुरक्षित करना था। व्यवस्था वही रही, शोषक बदल गए, गोरे साहब चले गए और खादी पहने काले साहब देश की सत्ता पर काबिज हो गए। बीजेपी के कई नेता अक्सर यह बयान देते हैं कि भारत को असली आजादी 2014 के बाद मिली है। विपक्ष इस पर छाती पीटता है, हंगामा करता है, लेकिन आइए इस बयान के पीछे के मर्म को समझते हैं। क्या भारत कभी वाकई आजाद हुआ ही नहीं था? तकनीकी रूप से हमें 1947 में आजादी मिली, तिरंगा लहराया, लेकिन वैचारिक, सांस्कृतिक और कानूनी रूप से भारत 2014 तक एक डोमिनियन स्टेट की तरह ही काम कर रहा था जहां नीतियां भारतीयों की थी लेकिन सोच और ढांचा पूरी तरह ब्रिटिश था। 2014 से पहले तक
इस देश में संसद का बजट शाम को 5 बजे पेश होता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भारत में शाम के 5 बजते थे तब लंदन में सुबह के 11:30 बजते थे और ब्रिटिश संसद उसे सुन न सके। इस देश के प्रधानमंत्रियों के सलाहकार लंदन और अमेरिका के विश्वविद्यालयों से पढ़कर आते थे, जिन्हें भारत के गांव की धूल का एहसास तक नहीं था। गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी छोड़ गए जिसने खुद को आम जनता का सेवक नहीं बल्कि माई बाप समझ लिया। 2014 के बाद जब इस देश की कमान एक चाय बेचने वालों के हाथों में आई जिसने लुटियंस के इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया, तब जाकर इस देश के आम नागरिक को एहसास हुआ कि सत्ता पर उसका भी हक है। इसलिए वैचारिक आजादी का शंखनाद 2014 के बाद ही हुआ, जब देश ने अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू किया। अब बात करते हैं आज के प्रशासनिक तंत्र की एक कड़वी हकीकत की। 4th पॉइंट पर आज यह सच स्वीकार करना होगा कि बदलावों के बावजूद आज भी इस देश के 75% नेता या मंत्री अपने चीफ सेक्रेटरी और IAS लॉबी के इशारे पर काम करते हैं। यह IAS सिस्टम क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने का इंडियन सिविल सर्विसेज है, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाया था। दुर्भाग्य देखिए, नेता जनता से चुनकर आता है, वह जनता के सुख दुख का भागीदार होता है, लेकिन जब वह मंत्रालय की कुर्सी पर बैठता है तो एक वातानुकूलित कमरे में बैठा ब्यूरोक्रेट जो खुद को इस देश का असली मालिक समझता है, वो तय करता है कि फाइल कहाँ जाएगी और नीति क्या बनेगी। यह प्रशासनिक गुलामी की वो जंजीर है जिसे तोड़ना अभी बाकी है। जब तक नीतियों का निर्माण फाइलों की भाषा से निकलकर जनता की भाषा में नहीं होगा, तब तक प्रशासनिक स्वराज की कल्पना अधूरी है। अब समय आ गया है उस 4th पॉइंट को खोलने का जिस पर आज तक देश के किसी मीडिया हाउस, किसी इतिहासकार या किसी नेता ने बात करने की हिम्मत नहीं की। आज यह राज खुलेगा तो कई बड़े खानदानों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन महानायकों को पकड़वाने वाले अंग्रेजों की अदालत में इनके खिलाफ गवाही देने वाले वो गद्दार कौन थे और आज उनके परिवार कहाँ है? इतिहास के पन्नों को खंगालिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब असेंबली में बम फेंका तो उनके खिलाफ अदालत में गवाही देने वाला मुख्य गवाह था शादी लाल और शोभा सिंह। जी हाँ, वही शोभा सिंह जिसे अंग्रेजों ने इस गद्दारी के इनाम में सर की उपाधि दी और दिल्ली के निर्माण का सबसे बड़ा ठेका दिया। आज लुटियंस दिल्ली की आधी से ज्यादा इमारतें उसी गद्दारी की कमाई से खड़ी हैं। शोभा सिंह का परिवार, उनके वंशज आज भी भारत के प्रबुद्ध वर्ग के मठाधीश बने बैठे हैं। बड़े बड़े लेखक और पत्रकार बनकर इस देश को ज्ञान बांटते हैं। दूसरा नाम सुनिए, गंडा सिंह। यह वह शख्स था जिसने सुखदेव को गिरफ्तार करवाया था। अंग्रेजों ने उसे राय बहादुर की उपाधि दी और जमीनें दी। चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी करने वाले वीरभद्र तिवारी को अंग्रेजों ने इनामों से लाद दिया था। दुख और आक्रोश की बात यह है कि देश आजाद होने के बाद कांग्रेस की सरकारों ने इन गद्दारों की संपत्तियों को जब्त करने की बजाय उन्हें और फलने फूलने का मौका दिया। आज भगत सिंह का परिवार गुमनामी और संघर्ष में जीता रहा, लेकिन भगत सिंह को फांसी चढ़वाने वालों के पोते पर पोते आज भी इस देश के कॉर्पोरेट जगत, मीडिया और राजनीति में ऊंचे पदों पर बैठकर मजे लूट रहे हैं। ये इस देश के शहीदों के खून का सबसे बड़ा अपमान है जिस पर आज तक पर्दा डाला गया। तो आज 4th पॉइंट के इस विश्लेषण में आपने देखा कि कैसे एक देश को सिर्फ भौगोलिक रूप से आजाद करके उसकी आत्मा को बंधक बना लिया गया था। भारतीय न्याय संहिता का आना सिर्फ कानूनों का बदलाव नहीं है, बल्कि उसमें काले की छाती पर भारत का पैर है जिसने हमें हीन भावना से भर दिया था। लेकिन सवाल अभी भी अधूरे हैं। जब तक शहीदों के गद्दारों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार नहीं होता, जब तक ब्यूरोक्रेसी से अंग्रेज साहब की बुआना बंद नहीं होती, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि 2014 के बाद देश ने मानसिक गुलामी से उभरना शुरू किया है? और क्या उन गद्दारों के परिवारों की संपत्तियां आज जब्त नहीं होनी चाहिए जिन्होंने हमारे शहीदों का सौदा किया था? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सोए हुए भारत की अंतरात्मा जाग सके। देखते रहिए 4th पॉइंट और मैं थी आपके साथ आयुषी गौड़। जय हिंद, वंदे मातरम।